Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Pages. Yes, students, today we are going to discuss about the next one topic of electrodynamics, which is Ampere's law. This is the most important topic. Ampere's law है क्या? This is actually a modified form of Biot and Savar's law. जो Biot और Savar's law इसका एक modified form है. किस तरह modified form है इस चीज को हम बिल्कुल प्रूफ करेंगे. Okay. दूसरी पॉइंट, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड. ये एक अल्टरनेटिव मेथड होता है फील्ड को मैप करने के लिए, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को मैप करने के लिए जो अल्टरनेटिव मेथड होता है वो कौन सा है? वो एम्पियर लॉ होता है. इसको हम कह सकते हैं दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बायोट एंड सेवर्स लॉ, या दिस इज अल्टरनेटिव मेथड टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए ये एक अल्टरनेटिव मेथड है. ओके. और दूसरी पॉइंट, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि Ampere's law is actually magnetic counterpart of Gauss law. Ampere's law is actually magnetic counterpart of Gauss law. ये Gauss law का एक मैग्नेटिक काउंटरपार्ट है. जो Gauss law होता है ये इलेक्ट्रिकल काउंटरपार्ट होता है किसका? Ampere's law का. और जो Ampere's law है दिस मैग्नेटिक काउंटरपार्ट ऑफ Gauss law. ओके. तो एक्चुअली हम इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं Ampere's law. एक सेक्शन लेते हैं इंटर लेवल तक, उसकी डिस्कशन लिखते हैं, और दूसरे सेक्शन में हम इसको बीएस लेवल तक लेकर जाएंगे. इसका इंटीग्रल फॉर्म हो गया या जो इसका डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ का, ये सारी चीजें हम इसमें कोशिश करके डिस्कस करेंगे. ओके. तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं उन बातों को आप माइंड में लेना, उन चीजों को हम लास्ट में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हाउ दिस इज अल्टरनेटिव मेथड. ये किस तरह हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव मेथड होता है फील्ड को मेजर करने के लिए. एक ये पॉइंट. और दूसरी पॉइंट मैंने कहा कि दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म. ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है फील्ड को मेजर करने के लिए. ये बात भी हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. और इस एम्पियर्स लॉ के लिए ये भी कहा जाता है दिस इज फंडामेंटल लॉ. एक है बायट-सेवर्ट लॉ और दूसरा है एम्पियर्स लॉ. तो एम्पियर्स लॉ को कहते हैं दिस इज अ फंडामेंटल लॉ बिकॉज़ बायट-सेवर्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ. हम बायट-सेवर्ट लॉ को ड्राइव कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ से. वो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ फंडामेंटल लॉ. ये कौन सा लॉ है? ये एक फंडामेंटल लॉ एज कंपेयर टू बायट एंड सेवर्ट लॉ. ओके. और ये एनालॉगस है, दिस एम्पियर्स लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लॉ. ये गॉस लॉ से क्या है? एनालॉगस है. एनालॉगस का मतलब ये है कि इनसे थोड़ा सा रिलेटेड है. जो एक्सप्लेनेशन उसमें इसमें भी है. वहां पर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को. जो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होते हैं या जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है जो क्वांटिटी इनक्लोज सरफेस में अवेलेबल होती है. जो चार्ज की क्वांटिटी इनक्लोज सरफेस में अवेलेबल होती है, गॉस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर डिपेंड करती है. ओके. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है कि किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर सकता है. ओके. तो ये सारी बातें आप वन बाय वन वीडियो को पास करके अपनी कॉपी पर मेंशन कर लें. ठीक है. ओके. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्पियर्स लॉ एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन इंटीग्रेशन. लाइन इंटीग्रेशन की बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. मगर जो गॉस लॉ होता है ये एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन, जिसको हम सरफेस इंटीग्रल भी कह सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल. तो एम्पियर्स लॉ एक्सप्लेन करता है लाइन इंटीग्रेशन पार्ट को, लाइन इंटीग्रल पार्ट को. जो गॉस लॉ होता है ये एक्सप्लेन करता है सरफेस इंटीग्रल पार्ट को. तो ये प्रॉपर्टीज थी जो इनमें से एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो एम्पियर्स लॉ होता है दिस मैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑफ गॉस लॉ. ये गॉस लॉ का एक मैग्नेटिक काउंटर पार्ट है. जो गॉस लॉ खुद है ये इलेक्ट्रिकल काउंटर पार्ट है किसका? एम्पियर्स लॉ का. ओके. तो फाइनली हम इस बात से स्टार्ट करते हैं कि हाउ दिस इज अल्टरनेटिव मेथड टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर. किसी कंडक्टर में से जो करंट पास करता है उस अराउंड, उस कंडक्टर अराउंड जो फील्ड बनती है वो फील्ड हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे. ओके. इस चीज में हम ये प्रूफ करेंगे कि हाउ एम्पियर्स लॉ इज अल्टरनेटिव मेथड टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड. सपोज करें ये कंडक्टर अवेलेबल है, दिस इज द कंडक्टर. ये कंडक्टर अवेलेबल है. इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है. सपोज करें करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर में से. आई करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर में से
amount of I current is passing. I current इस कंडक्टर से पास होते हैं. Okay, this I current, and this is origin point of this conductor, and at this point from its origin to its extended point तक जो distance है इसी को हम कहते हैं this is r distance. ये क्या distance है? ये r distance है. ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है या जब ये करंट मूव करता है तो ये कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड बनाता है. जब करंट इसमें से पास होता है तो अराउंड दिस कंडक्टर इट मेक्स अ फील्ड. ये इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. अच्छा, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इस कंडक्टर के अराउंड बनती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस कंडक्टर के अराउंड बनती है जब इसे करंट फ्लो करता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस कंडक्टर को टच नहीं करती. इट इज क्लियर. फर्स्ट टाइम गोइंग टू रिपीट. व्हेन करंट इज पासिंग, जब करंट इस कंडक्टर से पास करेगा तो करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस कंडक्टर को टच नहीं करेगी. इटसेल्फ इस खुद कंडक्टर को ये टच नहीं करेगी. हाँ, ये चीज पॉसिबल है कि हमारे पास एक ये कंडक्टर एक ये कंडक्टर है, इसकी अपनी फील्ड है इसकी अपनी फील्ड है, दोनों की क्या अपनी अपनी फील्ड है. तो इस कंडक्टर की फील्ड इसको टच कर सकती है, इसकी फील्ड इसको टच कर सकती है, मगर इसकी जो अपनी फील्ड है इस कंडक्टर को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी. एट सम डिस्टेंस पर ये फील्ड अवेलेबल है और डिस्टेंस पर. ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है twice of current and inversely proportional to the radius. रेडियस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. इस डिस्टेंस से क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस प्रोपोर्शनली को खत्म करके हम एक कांस्टेंट देते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में r. आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं 1 to the 2 to the 4. So B is equal to mu naught I upon में 2 pi r 2 pi r. तो हमें ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिली है. तो आप देख सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑफ टू फैक्टर्स. वन इज करंट एंड अदर वन इज डिस्टेंस. जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड का उसके साथ जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट, और जो डिस्टेंस है उसके साथ रिलेशन क्या है? डिस्टेंस का मतलब पोजीशन मेजर r, उससे इनवर्स रिलेशन है. अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ओके, तो ये बातें एमसीक्यूज में आ सकती हैं. अगर हम करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लें देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? तो जाहिर सी बात है करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. अगर r डिस्टेंस वैल्यू को हम रिड्यूस कर लें, अगर r डिस्टेंस को हम रिड्यूस कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी? वो स्ट्रांग होती जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रांग. ओके, अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल r कर लूं, r को 0 कर लूं तो इसकी वैल्यू अलग अलग डिफरेंट पे से इसकी वैल्यूज आ सकते हैं अगर r के में डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करूं. ओके, तो ये हमें मिली मैग्नेटिक फील्ड. इसके कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट में हम सर्कल की जो फील्ड मालूम करें तो हमें फील्ड ये मिलेगी. अच्छा, कहा जाता है कि जो एम्पियर्स लॉ होता है दिस वैलिड, ये वैलिड है मगर एट सर्टेन पॉइंट पर ये यूजफुल होता है इसकी लिमिटेशन से. ऐसा नहीं कि हम बस जितना दिल चाहे वहां पर हम अप्लाई करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ओके, इसकी एक सर्टेन कंडीशन से एम्पियर्स लॉ की वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं. कौन सी कंडीशन से? एक कंडीशन ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर लूप की वो हर जगह पर कांस्टेंट हो. सपोज करें इस पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, तो इस पॉइंट पर भी इसकी फील्ड क्या होनी चाहिए? इस पॉइंट पर भी इसकी फील्ड 2 टेस्ला होनी चाहिए. इस पॉइंट पर भी फील्ड इसकी क्या होनी चाहिए? 2 टेस्ला. इस पॉइंट पर भी क्या होनी चाहिए इसकी फील्ड? 2 टेस्ला. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंड मस्ट बी नॉन जीरो होनी चाहिए. ओके, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड हो लेंथ के साथ हमेशा 0 डिग्री एंगल पर हो, हमेशा
0 डिग्री एंगल पर हो, जिसको मैं टेंजेंशियल तौर पर इस तरह कुछ वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें मिल चुकी है। अब जो मैंने आपको बात बताई कि एम्पियर्स लॉ इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बायट एंड सेवर्ट्स लॉ, जो बायट और सेवर्ट्स लॉ इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम एम्पियर लॉ कहते हैं। एम्पियर्स लॉ एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ये चीज समझेंगे कैसे मॉडिफाइड फॉर्म है। हमने ये जुमला सेंटेंस तो बोल दिया है, दिस मॉडिफाइड फॉर्म, बट हाउ दिस मॉडिफाइड फॉर्म, हाउ कैन वी प्रूव दिस वन, इस चीज को किस तरह प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये मैंने कही कि एम्पियर्स लॉ इज एक्चुअली अल्टरनेटिव मेथड, ये एक अल्टरनेटिव मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट सेम आएंगे। अल्टरनेटिव मतलब का यही होता है ना कि रिजल्ट सेम आएंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 करें या इसको अल्टर करें, 2 मल्टीप्लाई 1 करें, रिजल्ट सेम है। तो एम्पियर्स लॉ को कहते हैं दिस इज अल्टरनेटिव मेथड। इसका मतलब ये है कि इसके रिजल्ट सेम आएंगे जो बायट और सेवर्ट्स लॉ के हैं। तो हम इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले ये बात समझते हैं कि हाउ दिस मॉडिफाइड फॉर्म, ये किस तरह मॉडिफाइड फॉर्म है। आप इस फार्मूले को फोकस करें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ओके, इस फार्मूले को हम इधर लेकर आते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो फोकस करें कि किस तरह ये मॉडिफाइड फॉर्म है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये जो 2 पाई आर है, दिस इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल। इस सर्किल का जो सर्कमफरेंस है, circumference of the circle is equal actually 2 pi r। इस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो किसके बराबर है, ये बराबर है 2 pi r के। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस लूप को अगर मैं स्मॉल लेंथ के पेजेस में डिवाइड कर लूं, क्या स्मॉल लेंथ के पेजेस में डिवाइड कर लूं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया डिवाइड। यहाँ पर स्पेल तो कर सकते हैं, स्पेल का मतलब है टूटना, डिवाइड का मतलब है तोड़ना, टूटना तोड़ना। बात एक ही नहीं, बात एक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइड का मतलब ये होता है कि इनको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हर एक सेक्शन की जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कांस्टेंट हो, वो सेम हो, तभी तो 2 टेस्ला हो सकती है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, सारे सर्कल को मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी को ज्यादा डिवाइड कर लूं, किसी को मैं इक्वल डिवाइड कर लूं, किसी को अनइक्वल डिवाइड कर लूं, मतलब जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हर एक पेज की, हर एक सेक्शन की जो फील्ड होगी वो अपनी अपनी होगी। तो मैंने बताया कि ये तभी वैलिड जब फील्ड कांस्टेंट हो, तब कांस्टेंट हो सकती है जब हम इन टर्म्स को, सारे सेक्शंस को, पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर लें। ओके, तो हमारे पास जो टोटल फील्ड मिलेगी सारे पार्ट्स की, सारे सेक्शंस की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। दैट्स वन पॉइंट क्लियर। ओके, दूसरी पॉइंट, ये सारा सर्कमफरेंस बराबर है 2 पाई आर के। अगर मैंने इस सेक्शंस को, इन पार्ट्स के सारे सर्कल को स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया है, तोड़ दिया है, बिल्कुल तोड़ दिया है स्मॉल स्मॉल पैचेस में। अब अगर मैं इन सारे सेक्शंस को सम अप कर लूं, मतलब समेशन डेल्टा एल कर लूं, that will becomes equal to 2 pi r। once I am going to repeat, ये सारा circumference 2 pi r के बराबर है। that's one clear। ओके, ये क्लियर है। दूसरी पॉइंट ये कि अगर मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वल पार्ट्स में, सारे सर्कल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, अब मैं कहता हूं इन सारे सेक्शंस को सम अप कर लूं, समेशन डेल्टा एल कर लूं, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 पाई r के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 2 पाई r को मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में समेशन डेल्टा ए। ये जितने भी डेल्टा ए लेंथ के पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स को हम सम अप कर लें तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल। हमें सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको ये यहां डिवाइड करता है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा समेशन b डॉट डेल्टा l इज इक्वल टू म्यू नॉट i। समेशन b डॉट डेल्टा l इज इक्वल टू म्यू नॉट i, ये इसके इक्वल हो गया। ओके, तो दिस इज एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म, इसी को हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है। एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड फॉर्म है। इस चीज से प्रूव कर सकते हैं
कि दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म। यहाँ पर 2 पाई आर है, हमने इसको मॉडिफाई किया है, जस्ट इसका जो मेथड है वो चेंज किया है, इसका अल्टरनेटिव मेथड लिया है। वो कौन सा है? इस सारे लूप को हमने स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो समेशन डेल्टा ए विल बिकम्स इक्वल टू 2 पाई आर, ये 2 पाई आर के इक्वल है। तो हमने जस्ट इस चीज को इस चीज से रिप्लेस करके इसको मॉडिफाई किया है। दैट इज फाइन, दैट्स वी कॉल दिस मॉडिफाइड फॉर्म। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि summation of b dot delta l, summation of b dot delta l is equal to mu naught times of current, ये इसके इक्वल है। दिस इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके, अब आप ये जानते हैं दिस इज समेशन सिंबल, ये समेशन की सिंबल है। b मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा l लेंथ है, i करंट है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी लव तो आपने सुना, दैट्स क्लियर। ये परमिएबिलिटी एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या फिलॉसफी है, इसकी क्या साइंस रखी हुई है। एक्चुअली म्यू नॉट शो करता है, एक होती है म्यू नॉट, दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक होती है एप्सिलॉन नॉट, दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एक होती है एप्सिलॉन नॉट और दूसरी होती है म्यू नॉट। एक होती है परमिएबिलिटी, दूसरी होती है परमिटिविटी। इन चीजों को मैं लिखता हूं, एक एप्सिलॉन और दूसरी म्यू नॉट। This epsilon naught is actually electrical property and mu naught is actually magnetic property of magnetic phenomena। ये magnetic phenomena की प्रॉपर्टी है और ये electrical phenomena की ये प्रॉपर्टी है, इन phenomena की प्रॉपर्टी है। तो फर्क क्या है? ये जो हमारे पास permeability होती है, ये exchange of forces को increase करती है, और ये जो permittivity होती है, ये exchange of force को reduce करती है। जो electrical force होते हैं उनके दरमियान में जब एप्सिलॉन नॉट आ जाती है तो ये इन वैल्यूज को, जो फोर्स की एक्सचेंजिंग वैल्यू होती है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। और जो परमिटिविटी होती है, ये एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस को इंक्रीज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इट इज क्लियर, ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये थी डिस्कशन अबाउट द एम्पियर्स लॉ कि हाउ दिस मॉडिफाइड फॉर्म, ये किस तरह मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये चीज बताई, यहां से हमने ये थोड़ी सी टेक्निक यूज की, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, या इस चीज से हमें ये चीज मिली है, इसमें से हमें ये चीज मिली, इसको हमने मॉडिफाई किया है। दिस इज मॉडिफाइड, ये पहले मिला जनरल फॉर्म, ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसका। तो हमने इसको इस बेस के बिना पर हमने कहा दिस मॉडिफाइड फॉर्म, ये मॉडिफाइड फॉर्म। और मेथड भी अल्टर किया है हमने। यहाँ पर हमने 2 पाई सर्कमफरेंस सर्कल लिया है, जस्ट सारा के सारा लिया है, मगर यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मेथड अल्टर किया है। इस सारे लूप को स्मॉल स्मॉल पैचेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इसके बेस पर हमने इसको ड्राइव किया है। इट इज क्लियर। ओके, तो हमने इसको इंटरमीडिएट लेवल तक जो बातें थी वो कोशिश करके मैंने सारी कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर चुका हूँ, कोशिश की। अगर कोई रिमेनिंग वगैरह हो तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज आप रीड कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा बीएस लेवल तक लेके जाते हैं कि इसको हम, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, या इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, या जो इसकी बेस पर एप्लीकेशन है, जो अदर डेरिवेशंस होती है, ड्राइव किस तरह कर सकते हैं, उन चीजों पर हम फोकस करते हैं। ओके, तो आप ये जल्दी में नोट कर लें। अच्छा, एक पॉइंट बताता चलूं, आप वीडियो को पास करके ये सारी पॉइंट्स नोट कर अपनी कॉपी पर, हो सकता है ये आपके ऊपर से चली जाएं, तो आप वीडियो को पास करके ये सारी पॉइंट्स कॉपी पर नोट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। लास्ट में कि यहाँ मैं बोर्ड पर मेहंदी लगा लूं, तो आप पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, प्रॉपर से डील करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, और आप बुक की रीडिंग लाजमी करें, कोशिश करके। ओके, तो ये हमने एम्पिरिकल लॉ डिस्कस कर लिया है, जो मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा, मॉडिफाइड फॉर्म को एम्पिरिकल लॉ भी कह सकते हैं। एम्पियर्स लॉ हमारे पास एम्पिरिकल लॉ है, मॉडिफाइड फॉर्म है, एक अल्टरनेटिव मेथड है, मैग्नेटिक काउंटर पार्ट है गॉस लॉ का। ये सारी बातें आपको माइंड में होनी चाहिए। ओके, इट इज क्लियर। तो ये नोट कर लें, आप जल्दी करें, शाबाश, नोट कर लिया। ओके, ये नोट कर लिया। हम अब इनको रिमूव करने की हम कोशिश करते हैं, कोशिश करके रिमूव कर देते हैं, जल्दी करें। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा बीएस लेवल तक डिस्कस करते हैं। इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, ये सारी बातें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेव कर लें, अपनी कॉपी में सेव कर लें, ताकि रिपीटेशन में आपके लिए आसान हो जाएगी। ओके, तो हम फोकस करते हैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है या इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है।
तो BS लेवल तक। तो एक्चुअली मैं आपको दो बातें पहले बताई कि जो एक गास लॉ होता है, एक होता है एम्पियर्स लॉ। ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं। एम्पियर्स लॉ का जो एनालॉगस होता है वो गास लॉ होता है, और जो गास लॉ का एनालॉगस होता है वो एम्पियर्स लॉ होता है। तो हम कहते हैं जो गास लॉ है, दिस इज इलेक्ट्रिकल काउंटर पार्ट ऑफ एम्पियर्स लॉ, और जो एम्पियर्स लॉ होता है दिस मैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑफ गास लॉ। ओके, तो जो गास लॉ होता है ये एक्सप्लेन करता है एक सरफेस इंटीग्रेशन को, सरफेस इंटीग्रल को, ये एक्सप्लेन करता है लाइन इंटीग्रल को। तो लिख सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन b डॉट डेल्टा l इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, b डॉट डेल I म्यू नॉट कॉमन लिया, करंट इंटीग्रेशन ऑफ करंट। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि एम्पियर्स लॉ हर जगह पर वैलिड नहीं है। वैलिड है, यूजफुल भी है, मगर सर्टेन कंडीशंस पर है। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होना लाजमी है। जब मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होना लाजमी है तो ये बात भी लाजमी होनी चाहिए कि ये जो पार्ट हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सारे सेक्शंस को जो 2 पाई r सर्कमफ्रेंसेस को जो हमने डिवाइड कर लिया है तो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। जब ये इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी तभी तो हर एक पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, तो मतलब कहने का कि ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक इस फील्ड को हम ब्रैकेट से बाहर कर सकते हैं। ओके, तुमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया, क्लोज इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट I। अच्छा, यहाँ पर जो करंट है इसका हमें चाहिए इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म हम अचीव करने के लिए हम करंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट को हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। आपको पता है करंट डेंसिटी बराबर होती है जैसे शो करते हैं उसको लिखते हैं करंट अपॉन में एरिया। करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी एरिया से जो करंट पास कर रहा है ये शो करता है किसको, करंट डेंसिटी को। यहाँ पर स्मॉल पैच है, इनकी जो एरिया है दिस एक्चुअली DA एरिया, दिस इज DA स्मॉल है, लिखने कोई इशू नहीं है। DA एरिया स्मॉल एरिया लेते हैं तो हम यहाँ शो कर सकते हैं A को रिमूव करके DA। हमें क्या चाहिए, हमें करंट की वैल्यू चाहिए। we are needed for the current value, तो current will becomes equal to it is product of current density and area। ये प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और एरिया की। जे शो करती है करंट डेंसिटी को और डी शो करती है इस एरिया को। तो आप इस I की वैल्यू को इधर प्लेस कर सकते हैं। I की वैल्यू क्या है, J डॉट D है, इधर प्लेस करें J डॉट D है। ओके, इट इज क्लियर। तो हम इसको कहते हैं दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ये गाउस लॉ का क्या है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। एक गाउस लॉ का एक इंटीग्रल फॉर्म है। अब हम इसका डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म भी हम इस इंटीग्रल फॉर्म की मदद से ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें हम स्टोक्स थ्योरम वगैरह यूज करेंगे। ओके, so this is integral form of Gauss law. Now we are going to deal with the differential form of Gauss law. आपने सेम डेरिवेशन गिवन है आपके पास, यूज करें b क्लोज इंटीग्रेशन dl is equal to mu naught j dot da। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं b dot dl mu naught इंटीग्रेशन j dot dl। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग द स्टोक्स थ्योरम। अब यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम बराबर होता है बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। स्टोक्स थ्योरम नजर आता है, ठीक है। ओके, तो स्टोक्स थ्योरम होता है b डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू d। ये स्टोक्स थ्योरम की एक्सप्रेशन है। तो क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर होती है इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट d है, ये इसके इक्वल है। तो आप इस वैल्यू को क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl, ये भी है क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl, तो आप इस जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, सेम वैल्यूज है, ये इसके इक्वल है, तो आप इस वैल्यू को इधर प्लेस कर सकते हैं।
ओके, तो सपोज कि दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, आपके आसानी के लिए तो आप क्या करें, सेकंड इक्वेशन को पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, लेट्स पुट। तो क्लोज इंटीग्रेशन बीटा डी किसके बराबर है, ये बराबर है इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, सिंपल है। तो इंटीग्रेशन से कैंसिल, ओके, डी से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग सेक्शन है, रिमेनिंग पार्ट बचा है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म किसका, अच्छा ये गॉस लॉ लेके आएगा, अच्छा सॉरी ये एम्पियर्स लॉ है, दिस इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल फॉर्म में, and this is a differential form of Ampere's law। ये Ampere's law का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी, ये शो करता है करंट डेंसिटी को। जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें ये चीज मिली, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्पाइरल फॉर्म में होती है, बाउंडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड। एक होती है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज क्लास में डिस्कस हुई थी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये बराबर होती है जीरो के, ये डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। जो मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस है ये हमेशा जीरो के इक्वल रहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या मतलब है डाइवर्जेंस, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट पॉसिबल, जो मैग्नेटिक का मोनोपोल है वो पॉसिबल नहीं, मैग्नेटिक का मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये शो करता है कि मैग्नेटिक का मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। सपोज करें हमारे पास एक मैग्नेटिक पीस है, दिस मैग्नेटिक पीस, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, सपोज करें ये जो ब्लैक साइड है ये भी ब्लैक है मगर ये थोड़ी ज्यादा ब्लैक है, इसको मैं कहता हूं ये नॉर्थ है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, सपोज करके मैं इसको काट करके निकाल देता हूं, मैंने निकाल दिया, क्या नॉर्थ खत्म हो जाएगा इस मैग्नेट से, नहीं, फिर ये सब नॉर्थ शो बिहेव करेगा नॉर्थ। अगर मैं इसको भी रिमूव कर लूं फिर उसका छोटा पार्ट बिहेव करेगा नॉर्थ है। अगर मैं उसको भी रिमूव कर लूं, चाहे मैं कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूं, हमारे पास जो मैग्नेटिक का मोनोपोल है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक का हमेशा हमारे पास डायपोल एग्जिस्ट करती है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, दैट शोस, दैट एक्सप्लेन्स दैट द मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। जो मैग्नेटिक का मोनोपोल है वो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। Okay viewers, I think that's will be enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसकी जो एप्लीकेशंस है, जो यूजेज वगैरह है वो सारा डिस्कस करेंगे। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है और इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है। आपने फर्स्ट इंटर लेवल तक जो डिस्कस किया, यहाँ से टोटल ये अलग है। तो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी कि सोलिनॉइड है, उसकी एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ की, यहाँ टोरॉइडल फील्ड होती है वो मालूम करते हैं, ये एप्लीकेशन होती है। यहाँ पर समथिंग स्पेशल केसेस हैं अकॉर्डिंग टू डेविड ग्रिफ्थ के बुक में जो चीज लिखी हुई है। तो वहां पर क्या किया, उसने दो सिलेंडर लिया है, दो सिलेंडर्स लिए हैं, एक सिलेंडर हमारे पास सॉलिड और एक हमारे पास हॉलो। एक होता है हॉलो सिलेंडर और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। ओके, इनके नाम में मेंशन कर लेते हैं। एक है हमारे पास हॉलो सिलेंडर और दूसरे हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। ये सिलेंडर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। इन सिलेंडर्स में हम ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस बनाएंगे कि यहाँ पर हम एम्पियर्स लॉ यूज करें। तो फर्स्टली वी मस्ट बी वेल नोन अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। हॉलो सिलेंडर हम ऐसे सिलेंडर को कहते हैं जिसके इनसाइड जो करंट है वो जीरो हो। ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर करंट की क्वांटिटी जीरो, ऐसे सिलेंडर को कहते हैं दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। और ऐसा ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर करंट की क्वांटिटी ज्यादा हो,
डेंसिटी के टर्म्स में हो, मल्टीपल हो, तो ऐसे सिलेंडर को कहते हैं दिस इज अ सॉलिड। तो इनको हम डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएट करते हैं कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दिस टू सिलेंडर्स। ओके, ये हम एक सिलेंडर बनाते हैं, दिस इज अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर। और हम इस सिलेंडर में एक कंडक्टर प्लेस करते हैं। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं हॉलो सिलेंडर, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड सिलेंडर। अब हमारे पास जो केस है वो कौन सा है, हॉलो सिलेंडर का है। इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि डेरिवेशंस मालूम करते हैं। ओके, तो हमारे पास हॉलो सिलेंडर ये कि हॉलो सिलेंडर में हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया है, इसी कंडक्टर से करंट मूव कर रहा है, तो करंट की वजह से इसमें फील्ड बनेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो सपोज करें फील्ड क्रिएट होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कहते हैं पी पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट। और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है। ओके, और दूसरी पॉइंट इस कंडक्टर से लेकर इस सिलेंडर की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या है, कंडक्टर से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली स्मॉल आर। ओके, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी सर्कुलर रूप में, एक लूप फॉर्म में बनेगी। तो हमें इस पॉइंट पर फील्ड मालूम करनी, एक कंडीशन ये है सिलेंडर में। दूसरी कंडीशन ये है कि इस कंडक्टर से जो करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से जो फील्ड बनती है, ओके, तो इस फील्ड को हम मालूम करेंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को कहते हैं, सपोज करें क्यू पॉइंट, इसको कहते हैं क्यू पॉइंट। इस क्यू पॉइंट पर भी हमें फील्ड चाहिए और इस पी पॉइंट पर भी फील्ड चाहिए। और हमारे पास ये सिलेंडर कौन सा है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर ऐसा सिलेंडर होता है जिसके अंदर जो करंट की क्वांटिटी है वो जीरो के इक्वल हो, करंट क्या हो, जीरो हो। और एक सिंगल वन वायर हो, ज्यादा वायर्स का नंबर ना हो, सिंगल वन वायर हो, तो ऐसे सिलेंडर को कहते हैं दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। ओके, तो आपको ये चीज प्रॉपर्ली माइंड होनी चाहिए, जो हॉलो सिलेंडर होता है इसके अंदर जो करंट होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। हमारे पास कंडीशन क्या है, जो हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर के अंदर जो करंट की क्वांटिटी आए वो 0 एम्पियर होता है। वो क्या होता है, 0 एम्पियर होता है। तो इस केस में इसके अंदर जो फील्ड बनेगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। अब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं कि किस तरह 0 होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो केस अवेलेबल है। एक केस ये है कि एक केस में जो हमारे पास आर है, दिस स्मॉल आर, जब पॉइंट पी को फोकस करते हैं, जब हम फोकस करते हैं पॉइंट पी को, तो इस केस में आप देखिए कि जो स्मॉल आर है ये लेस देन कैपिटल आर से। व्हेन वी आर डीलिंग इनसाइड ऑफ सिलेंडर, जब हम इन सिलेंडर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डील करते हैं, तो इस केस में जो कैपिटल आर है ये ज्यादा है किससे, स्मॉल आर से, क्योंकि स्मॉल आर ये डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, ये कैपिटल आर एक्स्ट्रा है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में जब हम इनसाइड पॉइंट पी को फोकस करते हैं तो इस केस में जो कैपिटल आर है वो ज्यादा है स्मॉल आर से। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर से। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ को आप यूज करें, B dot dl is equal mu naught I inside। तो यहाँ पर I inside क्या है, इसके अंदर करंट क्या है, जब R कैपिटल R स्मॉल r से ज्यादा है या स्मॉल r लेस देन कैपिटल R से, तो इस केस में जो करंट है इस सिलेंडर के अंदर वो है 0 एम्पियर, वो है 0 एम्पियर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, dl is equal mu naught I क्या है 0, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लें, dl को आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई r आएगा, ये आएगा 0, तो आप इसको डिवाइड करें 2 पाई r के साथ, तो आपके पास जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी, फील्ड
वो फील्ड आई हमारे पास 0। तो इस पॉइंट पी पर जो हमारे पास फील्ड है वो क्या, ये 0 आई है। तो इसमें डिफरेंट वे से एमसीक्यू कर सकते हैं। जब कैपिटल आर ज्यादा हो स्मॉल आर से, तो इस केस में जो फील्ड है इनसाइड कंडक्टर वो क्या है, 0। इनसाइड सिलेंडर कहते हैं आप, तो बेस्ट वन होगा कि इनसाइड सिलेंडर फील्ड क्या होगी, वो 0 होगी। ओके, एक ये केस। दूसरा केस ये है जब हम डील करें पॉइंट क्यू के साथ। आप पॉइंट क्यू के साथ डील करें तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर से लेकर इस कंडक्टर को जिसको मैंने प्लेस किया, इस कंडक्टर से लेकर इस सिलेंडर की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है, दिस एक्चुअली कैपिटल आर। और इस कंडक्टर से लेकर उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक हमें फील्ड चाहिए, वो जो डिस्टेंस है वो है एक्चुअली स्मॉल आर, वो है हमारे पास स्मॉल आर। तो आप जब डील करते हैं सेकंड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट क्यू से, तो इस केस में हमारे पास जो कैपिटल आर है दिस इज लेस देन स्मॉल आर। इस केस में जो कैपिटल आर है वो लेस देन स्मॉल आर से, स्मॉल आर एक्स्ट्रा है, दिस आउट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर से आउट है, स्मॉल आर मैक्सिमम है कैपिटल आर से, कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर से। तो इस केस में क्या वेरिएशन आएगी, उस वेरिएशन को हम समझते हैं। ओके, व्हेन यू आर डीलिंग विद पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू में क्या कंडीशन है, पॉइंट क्यू में है आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर टू कैपिटल आर। जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से मैक्सिमम है, ज्यादा है, मल्टीपल है। ओके, स्मॉल आर इज ग्रेटर टू कैपिटल आर या कैपिटल आर इज लेस देन टू स्मॉल आर। इस केस में इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी वो फील्ड क्या होगी, व्हाट विल बी फील्ड, हियर फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर जो फील्ड है वो क्या है, यहाँ पर 0 टेस्ला है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। जब सिलेंडर से हम आउटसाइड चले जाएं तो इस केस में जो फील्ड बनेगी वो फील्ड क्या होगी। ओके, तो हमें ये फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट वे से प्रॉब्लम दे सकता है कि कैपिटल आर ज्यादा है स्मॉल आर से या स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर से। तो डिफरेंट वे से इसको वेरी कर सकता है अपने डेटा को अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो आपको हर वे से इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। ओके, so point Q वाले केस में क्या है कि small r is maximum to capital R. This capital R is limited. This is between two boundaries of cylinder. But small r can be vary to vary. वो हम पर डिपेंड करता है किस पॉइंट पर हम प्लेस करते हैं। ये अलग बात है कि फील्ड 0 या फील्ड मैक्सिमम या फील्ड कुछ भी हो, ये एक अलग बात है। मगर जो स्मॉल आर है वो हम पर डिपेंड है किस पर हम प्लेस कर सकते हैं, किस पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में इसकी फील्ड मालूम करें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ का आपने इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा है, v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i इनसाइड, सॉरी इनसाइड नहीं बल्कि यहाँ पर करंट क्या है, आउटसाइड में है। ओके, तो आप b को काम कांस्टेंट है, b आउटसाइड ले लें, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। ओके, तो इस केस में क्या है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, और जब इसकी क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, ये सर्किल लूप बनता है ना, तो लूप के लिए हम लेंगे 2 पाई म्यू नॉट आई। अगर हमें फील्ड चाहिए तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो हमें ये फील्ड मिली है, हमें ये फील्ड मिली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर। ये स्मॉल आर के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर हम इस स्मॉल आर को बढ़ाते जाएं तो इस केस में जो फाइनली हमारे पास फील्ड मिलेगी वो क्या आएगी, वो 0 हो जाएगी। हाईली इंटेंसिटी स्लोली इंटेंसिटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जितना हम सिलेंडर के करीब होंगे उस केस में हमारे पास जो फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। अगर हम सिलेंडर के इनसाइड चले आते हैं तो उस केस में फील्ड क्या है, उस केस में भी फील्ड 0 क्योंकि वहां पर करंट 0 है। ओके, तो हालो सिलेंडर वो सिलेंडर है जिसके पास इनसाइड अमाउंट ऑफ करंट 0 के इक्वल हो, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 के इक्वल हो। तो ऐसे सिलेंडर को हम कहते हैं दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अब इसकी नेक्स्ट वन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉजिकल वन केस है वो है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेते हैं। नोट कर लिया, ओके, इनको रिमूव कर देते हैं।
अब हम फोकस करते हैं सॉलिड सिलेंडर को, कि सॉलिड सिलेंडर में क्या चीज बताई गई है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, तो इसकी जो फील्ड मिली है वो आपको मालूम होनी चाहिए। फील्ड क्या है इसकी? फील्ड है इसकी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई, इसकी ये फील्ड मिली है। अच्छा, इसका ग्राफ थोड़ा सा सीख लें आप। एक ग्राफ हम इसका किस तरह बना सकते हैं, तो इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इधर ही बना लेते हैं। इस केस में क्या है, जब हम इस सिलेंडर में इनसाइड आए थे, जब हमने इसको फोकस किया था इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या था, जो आर थी, स्मॉल आर, वो लेस देन थी कैपिटल आर से। जब हमने इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर फोकस किया, जब हम इसकी बाउंड्री से आउट गए, तो इस केस में जो कैपिटल आर है वो ज्यादा है किस, सॉरी, जो स्मॉल आर है वो ज्यादा है इससे, कैपिटल आर से। जब स्मॉल आर छोटी थी कैपिटल आर से, इट मींस व्हेन वी आर इनसाइड, तो इस केस में जो फील्ड है वो क्या आई थी, 0। और इस केस में फील्ड क्या मिली हमें, जब हमने इससे आउटसाइड डील किया, जब हम इससे डील कर रहे थे आउटसाइड, इट मींस व्हेन वी आर डीलिंग विद व्हेन आर इज ग्रेटर टू कैपिटल आर, इस केस में जो इसकी फील्ड बन रही थी वो क्या थी, तो आपने देखा कि इसकी जो फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस आर के साथ, जो पॉइंट पे हम फोकस करवाते हैं या फोकस किए। ओके, तो हमें ये फील्ड मिली। अब हम फोकस करते हैं हॉलो सिलेंडर पर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर पर फोकस करते हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो सॉलिड को थोड़ा सा इसके कंपैरिजन के बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि सॉलिड में और हॉलो में क्या डिफरेंस है। ये हम एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ सिलेंडर, बट दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। इसमें क्या एक कंडक्टर प्लेस किया है, मगर जब हम डील करते हैं सॉलिड सिलेंडर के साथ, तो सॉलिड सिलेंडर में मल्टीपल नंबर ऑफ वायर्स अवेलेबल प्लेस कर लेते हैं, इसमें मल्टीपल कंडक्टर्स प्लेस करते हैं। ओके, इसमें क्या है, मल्टीपल कंडक्टर्स अवेलेबल हैं, तो हर एक कंडक्टर अपने अपने हिसाब से एक फील्ड बनाएगा। हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ज्यादा फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, हाई स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वायर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर इनसाइड करंट बिकम्स नॉट इक्वल 0। यहाँ पर जो इसके अंदर करंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसकी जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो क्या फर्क हुआ सॉलिड में और इस हॉलो सिलेंडर में? इन हॉलो सिलेंडर the current inside the conductor becomes equal to 0, but when we are dealing with a solid cylinder, in that case current inside solid cylinder becomes not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। जब डील करते हैं हॉलो सिलेंडर के साथ, तो इस केस में इसके जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 के इक्वल होती है। जब हम डील करते हैं सॉलिड सिलेंडर के साथ, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 के इक्वल नहीं होती, समथिंग होती है, जो होती है उसका रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फील्ड क्या थी, 0 थी हॉलो सिलेंडर में। जो आउटसाइड हमने क्यू पॉइंट पर फील्ड मालूम की वो तो आपको पता है। अब हम फोकस करते हैं इसकी फील्ड पर। ओके, तो इसकी आपको थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता चलूं। सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर में जो करंट है इनसाइड, करंट इनसाइड नॉट इक्वल 0, वो 0 के इक्वल नहीं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 के इक्वल नहीं। तो ये मेन डिफरेंस है, ये मेन फर्क है सॉलिड में और हॉलो में, कि हॉलो के अंदर करंट 0 है, फील्ड 0 है, मगर जब हम डील करते हैं सॉलिड के साथ, सॉलिड सिलेंडर के हवाले से जब हम डिस्कस करते हैं, तो इस केस में जो करंट है वो करंट तो 0 के इक्वल भी नहीं है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पर करंट की एक डेंसिटी अवेलेबल है, नॉट सिंगल वन करंट, यहाँ पर करंट डेंसिटी अवेलेबल होगी क्योंकि यहाँ पर मल्टी वायर्स हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जो फील्ड होगी, वो फील्ड क्या है, वो फील्ड किस तरह मालूम कर सकते हैं। ओके, तो आपने ये चीज पढ़ी है। अब हम डील करते हैं सॉलिड सिलेंडर के साथ। यू नो वेरी वेल, आपको ये चीज अच्छे तरीके से मालूम है कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है ये बराबर होती है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और आपको इस एरिया के हवाले से मालूम होना चाहिए कि इसकी जो करंट पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है बराबर होती है पाई आर स्क्वायर की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर सिलेंडर लिया तो सिलेंडर की हम एरिया लेंगे, नहीं। आप उस पॉइंट को फोकस करें क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कंडक्टर की वो एक स्फेरिकल होती है। क्या होता है? स्फेरिकल होती है। तो स्फीयर की जो एरिया होती है वो बराबर होती है पाई आर स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर एरिया पाई आर स्क्वायर, इसीलिए हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लेते हैं। हम यहाँ पर सिलेंडर की एरिया नहीं लेते, हम वो एरिया लेते हैं जिस कंडक्टर की वजह से जिस शेप में फील्ड बने उस शेप की हम फील्ड एरिया ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्फेरिकल शेप में फील्ड बनी है तो पाई आर स्क्वायर। ओके, तो जो करंट होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? करंट विल बिकम्स इक्वल टू J पाई आर स्क्वायर। This J shows the करंट डेंसिटी, ये शो करता है किसको? करंट डेंसिटी को शो करता है। इट इज क्लियर? ओके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के इंटीग्रल फॉर्म के मुताबिक B dot dl is equal to mu naught I inside, I inside, ये inside है, ठीक है। तो आप B को कॉमन ले लें, dl mu naught I, I का वैल्यू क्या है? J पाई R स्क्वायर। ओके, सो आप जब इसको क्लोज इंटीग्रेट करेंगे, इसके एक एक पार्ट को क्लोज इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसकी एरिया आएगी 2 पाई r। इसका जो एरिया नंबर के जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो क्या आएगा? 2 पाई r आएगा। तो आप प्लेस कर लें यहाँ पर 2 पाई r म्यू नॉट J पाई r स्क्वायर। ओके, तो r से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा? अच्छा, पाई पाई से कैंसिल, तो रिमेनिंग बचा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट J इनटू r अपॉन में 2, अपॉन में 2। सिंपल है। बी सेम dl को हमने इंटीग्रेट किया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा, वो होता है बराबर 2 पाई r के बराबर। म्यू नॉट सेम रखा, J पाई r स्क्वायर। ओके, तो r से कैंसिल, पाई से कैंसिल, यहाँ पर r स्क्वायर तो एक और रिमेनिंग, तो यहाँ हुआ म्यू नॉट J r, म्यू नॉट J r। तो यहाँ पर है b into 2 पाई r तो कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है b के साथ, यहाँ डिवाइड करेगा। ओके, इट इज क्लियर। नाउ हम ये चीज पढ़ कर आए हैं कि J इज इक्वल टू I अपॉन में पाई आर स्क्वायर। J इज इक्वल टू I अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं म्यू नॉट J R अपॉन में 2। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं म्यू नॉट J अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ओके, आप ये नोट कर लें, जल्दी करें। तो इसका भी हम ग्राफ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा, जिस तरह बनेगा वो ग्राफ हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आप ये नोट कर लें। नोट कर लिया? कर लिया? म्यू नॉट J R अपॉन 2। ओके, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में क्या है। आप देखिए, इसको देखें, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस फील्ड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर की फील्ड मिली है। और जो पहले मिली हमें वो थी हमारे पास हॉलो सिलेंडर की। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये नोट कर लें। ओके, ये नोट कर लिया। ओके, इनको रिमूव कर लेते ताकि हम इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को प्रॉपर वे से क्लियर कर लें। ओके, ये रिमूव कर लेता हूं।
अच्छा, इसका ग्राफ भी समझ लें, इसका जो ग्राफ है ग्राफ समझ लें सारे से। ये था हमारे पास जो ग्राफ है, दिस ग्राफ ऑफ हालो सिलेंडर। ये हालो सिलेंडर का ग्राफ है। अब हम डिस्कस कर देंगे इसका, एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, उसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो इस केस में क्या है, तो इस केस में दरअसल हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो जीरो के इक्वल नहीं है। इनसाइड जो फील्ड है वो जीरो के इक्वल नहीं है। क्यों? कि इस केस में आप देखें, जब हम इसको डील कर रहे थे, इसके अंदर मल्टीपल वायर्स अवेलेबल हैं। तो मल्टीपल वायर्स होने की वजह से मल्टीपल करंट डेंसिटी है, ज्यादा करंट डेंसिटी। तो ज्यादा करंट डेंसिटी होगी तो इसके इनसाइड जो फील्ड है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। ओके, तो जीरो के इक्वल यहाँ पर नहीं होगी। इट इज क्लियर। अच्छा, ये बात भी आपको प्रॉपर माइंड होनी चाहिए। ये पॉइंट है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस, ये कैपिटल आर था। ये तभी केस है जब आर लेस देन हो आर से, स्मॉल आर लेस देन हो कैपिटल आर से। यहां पर भी सेम कंडीशन थी, स्मॉल आर लेस देन थी कैपिटल आर से। तो इस केस में जो हमारे पास फील्ड थी वो जीरो थी। मगर यहां पर जब डील करते हैं सॉलिड के साथ, तो स्मॉल आर सेम सिचुएशन है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर से, बट यहां पर फील्ड जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड की और हालो की। इसको हम अब प्रॉपर वे से डिफरेंशिएट करते हैं। हमें एक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। एक हमारे पास फील्ड आई थी म्यू नॉट जे इंट आर अपॉन में 2। एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये, दिस इज फील्ड ऑफ हालो सिलेंडर। ये फील्ड है किसकी? हालो सिलेंडर की। जब हम क्यू पॉइंट पर थे, ये तभी केस हम डील करते हैं जब कैपिटल आर या स्मॉल आर ज्यादा थी कैपिटल आर से। ये तभी वाला केस है। ये हम तब डिस्कस करते हैं जब स्मॉल आर लेस देने कैपिटल आर से, स्मॉल आर लेस देने कैपिटल आर से। तो इस केस में जो फील्ड आई है, दिस एक्चुअली दिस वन फील्ड, ये फील्ड है। तो आप देख सकते हैं जो हालो सिलेंडर की फील्ड है ये इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ। ये इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। मगर जो सॉलिड सिलेंडर की फील्ड है, जो सॉलिड सिलेंडर की फील्ड है, ये दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसकी जो रिलेशन है आर के साथ वो क्या? डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, तो ये प्राइमरी डिफरेंस है इनमें, सॉलिड में और हालो में। तो हालो में एक्चुअली क्या होता है, उसके इनसाइड फील्ड जीरो होती है, करंट जीरो होता है। मगर यहाँ पर जब डील करते हैं सॉलिड के साथ, तो सॉलिड के अंदर करंट नहीं, करंट डेंसिटी होती है, एक ज्यादा अमाउंट में फील्ड होती है, जिसका आर के साथ, स्मॉल आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी हम वो आर बढ़ाते जाएंगे उसकी फील्ड की अमाउंट बढ़ती जाएगी। ओके, इस केस में इसका प्रोसेस टोटली ऑपोजिट है। I think that will be enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask. Okay, viewers, see you next. Thank you.